बशीर साहब, जिम्मेदारी तो मनोज सिन्हा साहब लिए, बड़ा बढ़िया काम किए। और मनोज सिन्हा तो हम लोगों के काफ़ी करीब रहे हैं छात्र संघ के ज़माने में। जिस समय हम लोग थे वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे हमारा छात्र संघ का उद्घाटन करने, और अंतिम समय तक ये था कि नहीं, उनके स्वागत में पूरा छात्र संघ लगेगा। लेकिन मनोज सिन्हा के नेतृत्व में 24 घंटे पहले इनका पूरा संगठन उसका बहिष्कार किया था। तब मनोज सिन्हा और तरह तरह की बातें, लेकिन मनोज सिन्हा ने इतनी हिम्मत इनमें कहाँ से आ गई। और जिस बात की तरफ इशारा होना चाहिए कि समीक्षा बैठक, जो सुरक्षा समीक्षा बैठक हो रही थी, उस सुरक्षा समीक्षा बैठक से ठीक पहले वहां के मुख्यमंत्री उनके साथ थे, और सुरक्षा बैठक होने से ठीक पहले उनको नमस्कार कर दिया गया हाथ जोड़ के, और वो वहां से बाहर निकल गए। ये कौन सी सुरक्षा बैठक थी? और उसकी अगर उसमें जिम्मेदारी किसी की बनती है तो सीधे सीधे गृहमंत्री की उसमें जिम्मेदारी बनती है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है। तो ये मनोज सिन्हा साहब कि यह जो सदा सहता है, आप इसको कैसे देखते हैं? और एक कश्मीर की राजनीति पर क्या इसका असर आपको दिल्ली में भी ये कुछ इसके तार आपको दिखाई पड़ रहे हैं बशीर साहब? शुक्रिया आनंद जी। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था कि टाइम पे नहीं पहुंचा मैं घर, ताकि मैं अपने स्टूडियो में बैठ के वार्तालाप आपसे करूं। मैं गाड़ी में बैठ के जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ ये ईदगाह का इलाका है, और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जब बकरीद मनाने जाने वाली थी तो यहाँ बकरे मिलते थे कुर्बानी के। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह जी को कुर्बानी का बकरा मिल गया। मनोज सिन्हा ये सिर्फ अपने आप को बहुत ही चतुर साबित करना चाहते हैं कि देखिए असल में गेम कुछ और होगी, क्योंकि आपने ये गौर नहीं किया कि कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति ने कुछ नए एलजी और गवर्नर तैनात किए। हरियाणा में, लेह में कविंद्र गुप्ता जी हैं जो डिप्टी सीएम है, भाजपा के नेता हैं, पहले स्पीकर भी रहे हैं जे&के में, और अब उनको लेह का, लद्दाख का उप राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। इसी तरह से एक उज्जवल निकम है जो महाराष्ट्र के हैं, उनको भी गवर्नर बना दिया गया। एक और भाजपा के समर्थक है, उनको गोवा का बना दिया गया। ये कल से ही कुछ चल रहा था कि कुछ हेरा फेरी होगी, अदला बदली होगी, और ये पहले 4 लोगों का स्केच जारी करना कि ये आतंकवादी थे, और बाद में कहना नहीं ये मिले नहीं, कोई किसी से इनकी शक्ल मिलती नहीं है। उसके बाद कहना कि हमने कुछ लोकल पकड़े हैं जहां पे उन्होंने खाना खाया था, ये किया था, और फिर होम मिनिस्ट्री खामोश, एनआईए खामोश, सारे तंत्र खामोश, और अचानक ये लाडले हमारे गवर्नर साहब, एलजी साहब निकलते और कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ओन करता हूं ये सिक्योरिटी लैब्स। उधर से हमारे अजीत डोभाल साहब कहते हैं कि जो जंग छिड़ गई 4-5 दिन की पाकिस्तान के साथ, दुश्मन के साथ, उसमें हमें कांच तक नहीं टूटा, एक कांच नहीं टूटा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक कांच अगर नहीं टूटा तो जो खराबी, जो तबाही पूंछ सेक्टर में, जम्मू कश्मीर में हुई, वो किसकी बमबारी से हुई? किसके मिसाइल गिरे? किसके ड्रोन आए? और वहां पे जो हताहत हुए, वो जो घर ढह गए, क्या वो कांच के बराबर भी नहीं है कि एक कांच भी नहीं टूटा? झूठ बोल रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? पूरे भारतवासियों को धोखा दे रहे हैं। सच बोलने की किसी में हिम्मत ही नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। अगर सच बोलना हो तो पुलवामा के जो आतंकवादी घटना के जिम्मेदार है, उनको आज तक सामने नहीं लाया। कौन, किसको बचाना चाहते हैं? अभी आपने जिक्र किया ये देवेंद्र सिंह को पुलिस पकड़ती है, और साथ में आतंकवादी होते हैं। वो पुलिस को कहते हैं कि ये मत छेड़ो, अरे आपको नहीं मैं नहीं बता सकता। तो इस पूरे गेम से पर्दा कब हटेगा? एक तो ये बताइए कि अभी इस टेरर फंडिंग के शक में लोगों की प्रॉपर्टी जब्त होती है। यूपी में अगर किसी पे शक होता है तो उसका घर ढह दिया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है, पीला पंजाब भेज के, बुलडोजर भेज के। यहाँ पे देवेंद्र सिंह के मकान का क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, उसकी नौकरी का क्या हुआ? कोई पता नहीं कहाँ पे है वो, कौन बचा रहा है उसको, क्यों बचा रहा है उसको, कौन कौन मुलविस है। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से सतपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा में ये हुआ और मैंने जहाज मांगा था, नहीं दिया गया, उनको बगैर किसी नॉन बुलेट प्रूफ बस में उनको भेजा गया, और पूरी बस की बस आतंकवादियों ने आदेश से उड़ा दी। अब ये जो एलजी सिन्हा साहब कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मुझे लगता है इनको पहले तो अपना पद छोड़ देना चाहिए,
बड़ी इज्जत से छोड़ देना चाहिए और फिर अपने आप को जांच के लिए सामने पेश करना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बातें उस वक्त भी आई जब पहलगाम का वाक़ा हुआ, तब भी उस वक्त ये कहा गया, खुद भी लोगों ने महसूस किया या जो भी देखने वाले थे दाएं बाएं, कि भाई ये सिक्योरिटी लैप्स है, और दिख भी रहा था। अब चूंकि ऑफिशियलाइज उस वक्त नहीं हुआ, ऑफिशियली उसको नहीं माना गया, तो शायद इंक्वायरी के लिए बोला गया, तो अब एक स्टेज आ गया, तो एक बात आई सामने कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन ये महसूस करती है, या उन्होंने बोला भी कि भाई ये सिक्योरिटी लैप्स है। अब दो चीजें हैं, देखिए, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स और दूसरा सिक्योरिटी लैप्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स को शायद हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि अगर कहीं हमको महसूस हुआ कि भाई ठीक है इंक्वायरी में, या अदरवाइज कि भाई ठीक है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है। लेकिन मानने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी लैप्स होके फिर इसको एक्सेप्ट करना, नहीं तो मोस्टली ये देखा गया कि लिपापोती ही की जाती है लैप्सेस को लेकर, और वो भी जब सिक्योरिटी को लेकर तो थोड़ा सा इंसान बड़ा एहतियात और सेंसिटिव से ही काम करता है। तो चूंकि एक बात ये मानने वाली है कि यहाँ इस चीज को एक्सेप्ट किया गया कि भाई ये सिक्योरिटी लैप्स है और कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता है। चूंकि ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ओन करते हैं लोग, ऑफिसर्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो भी इसको देखने वाले हैं, तो अगर हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखेंगे तो उसमें कोई कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनली कोई उसके ऊपर कोई ऐसा जवाजियत नहीं है कि भाई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इंसान को रिजाइन करना चाहिए या सबकदोश होना चाहिए या जो भी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली तो है नहीं। लेकिन देखा गया है आज तक पास्ट में मोस्टली रेलवेज एक्सीडेंट्स को लेकर बहुत सारे मिनिस्टर्स भी रिजाइन किए हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान के। तो एक अच्छी बात है कि इंसान महसूस करता है मैं इस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार हूँ, मेरे अंदर था, ये मेरी जिम्मेदारी थी इस डिपार्टमेंट को चलाना, गलतियां कहीं हुई और नतीजा हुआ, नुकसान हुआ या गलत हुआ, तो एक अपनी जिम्मेदारी मान के वो रिजाइन करता है। अब चूंकि यहाँ भी सूरत हाल वही है कि यहाँ सिक्योरिटी लैब्स को लेकर एलजी साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन किया कि ये मेरी फुल्ली जिम्मेदारी है। उस हद तक तो ठीक है, लोग भी महसूस करते थे कि हाँ ये सिक्योरिटी लैब्स ही है, और अब इसको ऑफिशियलाइज एक्सेप्ट ऑफिशियली किया गया। अब देखना ये है कि हालांकि ये मान के चलते हम कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पाबंदी नहीं है या लीगली कोई ऐसा नहीं है कि अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो फिर जरूरी रिजाइन करना है या कोई एक्शन ऐसे के खिलाफ होना चाहिए। एक प्रेसिडेंस है, कहीं कहीं एक प्रेसिडेंस बनी गई। लेकिन अब देखना यह है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करके, सिक्योरिटी लैब्स को ऑन करके, कि जहां इतना सारा नुकसान हो गया, 25-26 लोगों का की जान चली गई, या तब से इतना फिर इकोनॉमिकल लॉस हो गया काफी जम्मू कश्मीर को, तो देखना ये पड़ेगा कि इसके बाद में क्या एक्शन हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक है, आपने मान लिया कि भाई हाँ हमारी से गलती होगी है, ये सिक्योरिटी लैप्स हो गया, तो क्या इस चीज को लेकर इसके बावजूद कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करके अपने आप के लिए आप कोई तजवीज एक्शन कर लेते हो? अब ये देखने की बात है। और जहां तक मेरा मानना है कि शायद ये एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद शायद एक्शन हो भी सकती है, इसलिए क्योंकि अभी सेशन भी आने वाला है, मामले भी बहुत सारे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। अपोजिशन ने एक स्पेशल सेशन मांगा था जो नहीं हुआ, ये कहकर शायद कि अभी सेशन आने वाला है तो उसमें बात की जाए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अभी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट भी ये दिखाने की कोशिश करेगी दैट वी आर क्लीन एंड क्लियर, कि भाई देखिए हमने लैप्स माना और कुछ एक्शन हो भी गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि हमने जी इसको साफ शफाफ तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से हम देख रहे हैं ये भी कि एलजी की 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया है, वो भी एक बात है। तो मुझे मेरा मानना है कि शायद ये
एलजी को लेकर ही अगर कुछ होगा तो एलजी को लेकर ही होगा। जहां तक आप होम मिनिस्ट्री की बात करें, वहां भी ये मानने की वाली बात है कि दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो जम्मू कश्मीर को चला रहा है एलजी के तौर पर, वो एलजी ही है। तो अब वो दूसरी बात है कि होम मिनिस्टर भी कर सकता है, वो भी कर सकता था, इसको ओन कर सकता था रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन फॉर दैट पर्पज प्राइम मिनिस्टर बाय द कंट्री हेड कर भी सकता था कि मेरी प्राइम मिनिस्ट्री के दौरान ऐसा हो गया। अब चलो इतना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी, आज नहीं तो कल शायद इसको चलते कोई कार्रवाई हो जाएगी, ये दिखाने के लिए, ये एक इंप्रेशन देने के लिए कि भाई हमने बड़ा साफ सुथरे से इस चीज को कर लिया। तो और ये भी कि सवालात इसके ऊपर खड़ा ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा इशू हो गया, बहुत बड़ा वाक़ा हो गया पहलगाम को लेकर। तो एक मुझे लगता है कि सेशन को चलते कुछ न कुछ कार्रवाई इस पर हो जाएगी, ताकि ये बात की जाए, ये दिखाया जाए कि भाई हमने इसके ऊपर मान भी लिया और एक्शन भी ले ली। मेरा मानना है कि ऐसा जरूर होगा। जहां तक दूसरी बात आपने करी, दो बातें करी आपने 13 जुलाई को लेकर, यह सही बात है। यस, हम एक जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, और जमहूरी निज़ाम में ये है कि लोगों की जो आवाज़ है, लोगों का जो वोट है, उसका हम कदर करते हैं कि जो भी लोग वोट आता है उसके रिजल्ट में हमारी हुकूमतें बनती है, हमारे नुमाइंदे बनती है। और जब हम जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, जमहूरियत पर एतबार करते हैं, तो फिर जो भी सामने आता है इलेक्शन के दौरान उस पर भी एतबार करना चाहिए। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में थोड़ी दिक्कतें उस चीज को लेकर हो रही है। एक ये कि यहाँ चूंकि इससे पहले ही 2019 के बाद जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 की होगी, उसके साथ साथ स्टेट को भी बाइफरकेट किया गया और 2 यूटीज में इसको कन्वर्ट किया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो उसके चलते अब इलेक्शन भी हो गए और यूटी में इलेक्शन भी हो गए। पावर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कम है, ये हम मान लेते हैं। तो लेकिन अब चूंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहैसियत चीफ मिनिस्टर, क्या आप उस पर ये कदगन लगाओगे कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता? ये एक बड़ा सवाल है जमहूरी निज़ाम में। जैसे कोई किसी एरिया का, खित्ते का चीफ मिनिस्टर, चाहे वो यूटी में हो चाहे वो स्टेट में हो, उसको भी उसी तरीके से इलेक्ट किया जाता है जिस तरीके से एक मिनिस्टर को सेंटर में या प्राइम मिनिस्टर को लोगों के जरिए ही इलेक्ट किया जाता है। तो ठीक है, सेंटर में पावर्स काफी ज्यादा है, लेकिन सिस्टम तो एक ही है। जब एक पर एप्लीकेबल वो सिस्टम है तो दूसरे पर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ये मान के लेते हैं कि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को भी उसी मयार से लेना चाहिए, उसी एतबार से लेना चाहिए कि हाँ, यू आर ऑल्सो इक्वली इलेक्टेड एंड आई मस्ट रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट द मैंडेट व्हाट एवर गिवन बाय द पीपल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पावर्स हम मान लेंगे, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को घर से बाहर नहीं जाने देना अब मान लेंगे। अब 13 जुलाई को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की गई, मान लेंगे, जो भी गलत जैसे ही वो डिबेटेबल है वो हम मान लेंगे कि चीफ मिनिस्टर को नहीं देना, हालांकि वो गलत है, उसूली तौर गलत है। तो लेकिन दूसरे दिन जब 14 तारीख को ये जो जगह है उसको मज़ार शुहदा बोलते हैं। मज़ार शुहदा मीन्स जहाँ बहुत सारे लोग शुहदा को बहुत सारे दफन किए जाते हैं, उसको शुहदा कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है। तो वहां एक परम रही है कि जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज तब से, जब से 31 से ये वाक़ा हुआ, तब से वो आके वहां एक होमेज कर देते हैं 13 जुलाई को। तो ऐसे चलता रहा। अब कुछ दिन से हालात यहाँ चेंज हो गए, 2019 से कुछ चेंज हालात हो गए, तो उसी के चलते कल शायद रिस्ट्रिक्शन करी गई। परसों जब 13 जुलाई का था तो रिस्ट्रिक्शन करी गई, तो इनको किसी को जाने नहीं दिया गया। जबकि उस एरिया में मरगुजार ही नहीं है, कब्रिस्तान ही नहीं है, बल्कि वहां एक मस्जिद भी है, बहुत बड़ी मस्जिद है जो ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, लोग नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। उसके अलावा एक श्राइन भी है, एक ही सहन में, एक ही एरिया में, और लोगों का ताता बांता रहता है, आना जाना पूरा साल रहता है। अब 13 जुलाई को कल बंद किया, कोई बात नहीं। अगर अब मान लें भी गलत या सही, 13 जुलाई को बंद हो गया मामला, किसी को आपने जाने नहीं दिया। 14 जुलाई को
इट वॉज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई भी जा सकता था, किसी को रोकने की बात नहीं थी। और वो भी जब एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जाता है तो उसको वहां जाने से रोकने की इस निजाम में कहाँ जवाजत बनती है। तो ये एक बड़ा मसला, ये जम्मू कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये बल्कि एक जमहूरी निजाम के लिए मसला खड़ा करता है, एक जमहूरी निजाम के लिए मसला सवाल पैदा करता है कि किस जमहूरी निजाम में यहाँ हम रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं कि जिस जमहूरी निजाम की हम दुआएं देती हैं और फख्र है, तो फख्र भी है जमहूरी निजाम पर। अब वो दूसरी बात है कि चलाने वाले जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो इसको सही तौर या अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी हो, वो दूसरी बात है। लेकिन निजाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिस्टम में दिक्कत नहीं है। अब इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत क्यों है, किसी के ऊपर कदगन क्यों? एक जमहूरी निजाम भाई, किसी को एक जमहूरी निजाम में रहने का हक क्यों नहीं दिया जाता? तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है और होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो एक जरूर एक मसला है कि एक चीफ मिनिस्टर को उसका गेट बंद करके दूसरे दिन, जबकि वह नॉर्मल था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और जहां भी वो लोग हैं, जो भी वहां इंतजामिया था, चाहे पुलिस के थे या सिविल के थे, ऐसा तो नहीं है कि वो एक आम आदमी था, चाहे चीफ मिनिस्टर था, उसको जो सब लोग जानते थे। आई थिंक ही शुड हैव बीन गिवन द नेसेसरी प्रोटोकॉल, जो भी था। मेरे मेरा मानना है एक चीफ मिनिस्टर को दीवार फांद के जाने का। अब अभी देखिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। मुझे चलिए ठीक, ओके।